हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बंगाली स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। दो टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। राजा रवि वर्मा अच्छे से समझा है। कंपनी चित्रकला शैली जो है उसको भी हमने अच्छे से समझा है। तो आपका जो छठा चैप्टर है, इसका अगला टॉपिक आपका है बंगाल स्कूल। जैसे कि आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है, बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो बंगाल स्कूल मतलब बंगाल जो जगह है उसमें जो चित्रकला शैली पली फली उसको बंगाली स्कूल कहते हैं। और उसमें आपका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद आपको पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता। राष्ट्रवाद का होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो आपने वही कि बंगाल में, बंगाल स्कूल में जब चित्र बनने लगे तो राष्ट्र के प्रति कैसे प्रेम को उजागर किया गया, उसी को इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक में बंगाल स्कूल है, बंगाल स्कूल हम यहाँ से थोड़ा समझेंगे इंडिया के मैप को देखते हुए कि ये अगर मोटा मोटी मैं मैप बना रहा हूँ, आप समझ लीजिए। इसमें आपको कोई एकदम परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, समझ में आना चाहिए बस। तो ये बांग्लादेश है, ठीक है। और ये इसके साइड में है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल आएगा, तो जो पश्चिम बंगाल है इसमें जो चित्रकला शैली का एक विकास हुआ तो उसे बंगाल कहते हैं वर्तमान समय में। वैसे तो अगर हम देखेंगे तो ये पूरा पहले बंगाल में आता था, ठीक है। ये जो आप ये सब देख सकते हैं इधर से, ये एरिया उड़ीसा के, कुछ बिहार का, कुछ इधर, ये सब बंगाल में आता था। तो उससे हमें उतना लेना देना नहीं है, हमें आपको खाली समझाना था कि बंगाल कहाँ है। तो भारत के पूर्व दिशा में, ठीक है। पूर्व दिशा में जो है उसको बंगाल, उस जगह पे जो पश्चिम बंगाल है आज का, तो उसमें बंगाल शैली का जो विकास हुआ व उसमें उत्पत्ति हुई है उसी को आज हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज बंगाली स्कूल में, और ये एक बात है, आधुनिक, आधुनिक मतलब मॉडर्न, मॉडर्न एज का आरंभ भारत में बंगाल से ही शुरू हुआ है। तो आधुनिक पीरियड कहाँ से शुरू हुआ है, तो बंगाल से ही। क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है एकदम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक पीरियड कहाँ कब से शुरू हुआ है, तो बंगाल स्कूल से शुरू हुआ है, ठीक है। आधुनिक एवं राष्ट्रवादी स्कूल का प्रारंभ सर्वप्रथम बंगाल में ही हुआ, जो कि केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं था। यहाँ एक कला आंदोलन था और एक चित्रकला शैली थी जो कि ब्रिटिश सत्ता के केंद्र कलकत्ता में आरंभ हुई, लेकिन कुछ ही समय में यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। यहाँ तक कि शांति निकेतन भी इसमें शामिल था, जहाँ भारत का पहला कला विद्यालय स्थापित किया गया। यही राष्ट्रवादी आंदोलन स्वदेशी से जुड़ा हुआ था, जिसकी अगुवाई अविंद कहाँ थे, इसकी अगुवाई ठाकुर अविंद्रनाथ टैगोर ने की। उनका डेट ऑफ बर्थ है और उनका मृत्यु डेट है, ठीक है। तो फिर जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य ईवी हेवेल ने पूरी सहायता मिली। तो इसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे आधुनिक एवं राष्ट्रवादी स्कूल का आरंभ बंगाल से हुआ। तो आधुनिक पीरियड, जो आधुनिक पीरियड है उसका आरंभ कहाँ से होता है, और राष्ट्रवादी स्कूल मतलब आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना का उजागर कला में, खासकर दृश्य कला में कहाँ से उजागर होता है, तो बंगाल से हुआ, ठीक है। जो कि केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं था। जब एक आंदोलन शुरू होता है तो एक क्षेत्र में सीमित नहीं होता है। यह एक आंदोलन था। क्या आंदोलन था, और एक चित्रकला शैली थी, चित्र के माध्यम से किसी चीज़ को दिखाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उस समय की जो तत्कालीन घटनाएं हो रही थी, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहे थे व जुल्म हो रहे थे, वो लोग उस चित्रों के माध्यम से लोगों को दिखाते थे और राष्ट्र को कैसे आज़ाद किया जाए उसमें उसका योगदान व प्रेरणा कर देते थे, कि चित्रों को देख के भी लोग समझ पाए कि हमारे पे अंग्रेजों द्वारा बहुत अत्याचार हो रहा है। तो वही चित्र बना के भी एक आंदोलन जैसा रूप ले लिया था चित्रों ने, ठीक है। और ये एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा, बंगाल से पूरे देश भर में फैल गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। चित्रकला शैली थी जो कि ब्रिटिश सत्ता के केंद्र कलकत्ता में आरंभ हुई। ये कलकत्ता से आरंभ हुई, लेकिन कुछ ही समय में यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गई, देश के दूसरी जगह पे भी ये फैल गई। यहाँ तक कि शांति निकेतन में भी इसमें शामिल था।
जहां भारत का पहला कला विद्यालय स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला कला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको नोट डाउन रखना है शांति निकेतन में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे पढ़ते हैं। यहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वदेशी मतलब अपने देश का, सभी, स्वदेश मतलब निजी देश, जो अपने निजी देश का से जुड़ा हुआ ये आंदोलन था। किसी बाहरी लोगों के लिए ये आंदोलन नहीं था, हमारे खुद के देश के लिए ये आंदोलन था और अपने राष्ट्र के लिए था, जिसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? ठाकुर अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, जिन्हें जिन्हें ब्रिटिश प्रशासन और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य ईवी हैवेल ने पूरी सहायता दी। और उनकी सहायता वो किसने की थी? तो ईवी हैवेल ने की थी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है। तो आगे चलते हैं। ईवी हैवेल और टैगोर दोनों ही कंपनी शैली के आलोचक थे। अर्थात आलोचक का अर्थ होता है किसी भी बात पे चर्चा करना। आलोचक, समझ में आया? जो कि बात विवाद करते हैं, किसी एक बात पे, किसी भी चीज़ पे आलोचना करते हैं, तो उससे आलोचक कहते थे। तो ये दोनों कंपनी शैली पे बहुत ही बातचीत करते थे कि कंपनी चित्रकला शैली जो है वो हमारी स्वदेशी नहीं है, उसमें यूरोपीय गुण है, ना उसका टेक्निक स्वदेशी है, ना उसकी जो परंपरा है वो स्वदेशी है। तो यही सब आलोचना वो लोग करते थे। ये दोनों, वे दोनों की दृढ़ता से एक नई शैली के चित्र बनाने में विश्वास रखते थे। ये दोनों मानते थे, कौन कौन? ईवी हैवेल और अविनाश ठाकुर मानते थे कि एक नई शैली के क्या चित्र बना सकते हैं हम, जिसमें जो कि केवल विषय में बल्कि चित्रकला शैली में भी भारतीय हो। मतलब उसके जो सब्जेक्ट हो वो तो भारतीय हो और उसका जो टेक्निक हो, करने का तरीका, वो भी भारतीय हो। उनके लिए मुगल चित्र और पहाड़ी लघु चित्र प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्रोत थे, जो कि विषय और शैली दोनों में ही भारतीय थे। तो उन्होंने आरंभिक दौर पे मुगल और पहाड़ी शैली को फिर से पुनर्जागृत करने का कोशिश किया और उस शैलियों में चित्रकारी करने की आरंभ उन्होंने कर दिया था अविनाश ठाकुर जी ने। और भारतीय शैली को पुनः उजागर करने के लिए उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। ठीक है, तो आप हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी है आपको, अगर पूछा जाए कि भारतीय आधुनिक कला के पितामह कौन है, तो भारतीय आधुनिक कला के पितामह अविनाश टैगोर जी हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जो ये दो फेमस पर्सन हैं आपके, अविनाश टैगोर जी और ईवी हैवेल, इनके बारे में अब हम अच्छे से जानेंगे कि इन दोनों ने क्या क्या कार्य किया है। तो आपके जो अविनाश टैगोर हैं और ईवी हैवेल हैं, तो इनको पढ़ते हैं अच्छे से। तो कह रहे हैं, वर्ष 1896 भारतीय इतिहास में दृश्य कला के लिए महत्वपूर्ण था। ईवी हैवेल और अविनाश टैगोर दोनों ने अनुभव किया कि कला में भारतीय शैली की विशेषताओं के विश्लेषण की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि ये जो टाइम है 1896, ये भारतीय दृश्यकला में एक महत्वपूर्ण डेट है। क्यों? कि इस समय ये जो ईवी हैवेल हैं और अविनाश टैगोर हैं, इन दोनों ने अनुभव किया कि जो भारतीय शैली की विशेषता है, इसका विश्लेषण मतलब अध्ययन करने की ज़रूरत है। इसको पुनः बार बार इसका अध्ययन करना पड़ेगा, फिर जाके ये हमारे सामने फिर से एक क्या कहते हैं, विकसित शैली व उस शैली को हम उजागर कर सकते हैं, फिर से पुनः उसका हम उजागर करके हमारे समाज के प्रति दिखा सकते हैं। तो विश्लेषण करेंगे, जब अध्ययन करेंगे तभी ना उसको जान पाएंगे। तो वही बात इसमें कहा गया है। इस उद्देश्य से उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की। तो किन्होंने की? ईवी हैवेल और अविनाश टैगोर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की, जो कि वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्तमान कोलकाता में के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपको समझ में आया कि किन्होंने की है? तो ईवी हैवेल और अविनाश टैगोर। ईवी हैवेल और अविनाश टैगोर ने मिलकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की थी, जिसका नाम वर्तमान में क्या है? वर्तमान नाम क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जोड़ दिया गया है, वो कलकत्ता में है, के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी तरह के कला विद्यालय लाहौर, मुंबई, जो अभी वर्तमान मुंबई है, बम्बई कहते थे उस समय, मद्रास में स्थापित किए गए थे। तो उस समय जैसे यहाँ पे कॉलेज कलकत्ता में रखा गया, उस समय इन मुख्य शहरों में भी दृश्य कला के विद्यालय स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ दृश्य कला के विद्यालय स्थापित किए गए थे। तो लाहौर में, मुंबई में, मद्रास जिसका नाम चेन्नई है उसमें। ठीक है, आज का चेन्नई, उसे मद्रास कहते थे। आगे पढ़ते हैं। जिनका उद्देश्य क्राफ्ट, धातु शिल्प और फर्नीचर जैसे शिल्पों का पर ज़्यादा था। ये जो लाहौर में, मुंबई में और मद्रास में जो कला विद्यालय खोले गए थे, उनका ध्यान ज़्यादा क्राफ्टिंग में था। धातु मतलब
धातु शिल्प जो धातुओं से मूर्ति बनाई जाती थी और फर्नीचर जैसे शिल्पों पर ज़्यादा था, जबकि कलकत्ता के विद्यालय का रुझान ललित कला में था। ललित कला में रुझान मतलब उनको चित्र बनाने में ज़्यादा रुझान था, किनका? कलकत्ता का जो कॉलेज था। ठीक है। ईबी हैवेल और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला में भारतीय परंपरा की तकनीक और विषयों को शामिल करने का प्रोत्साहित करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया। ठीक है। कह रहे हैं ईबी हैवेल और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये दोनों चाहते थे, पहले ही हमने बताया है कि ये भारतीय परंपरा, भारतीय टेक्निक और भारतीय विषयों को मिला के हम भारतीय चित्र को बनाएंगे, जो कि मूलतः भारतीय ही होंगे। उनका टेक्निक भी भारतीय है, करने का तरीका, और उसका विषय भी भारतीय है, तो ये पूर्णतः ये भारतीय है। तो उसी को कह रहे हैं इन दोनों ने मिलकर क्या किया, विषयों को शामिल करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया, एक नया आप कह सकते हैं सिलेबस बनाया, जिसमें भारतीय विषय भी हो और भारतीय टेक्निक से ही काम किया जाए, पेंटिंग बनाया जाए। ठीक है। टैगोर के प्रसिद्ध चित्र जर्नीस एंड में पहाड़ी और मुगल का शैली का प्रभाव है। आगे हमने पढ़ा है कि पहाड़ी शैली और मुगल शैली ही उनके चित्रों की प्रेरणा बने थे, उनसे ही उन्होंने कार्य को शुरू किया था। तो वही कह रहे हैं, उनका एक चित्र है जर्नीस एंड, उसमें क्या बताए गए हैं, तो आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। अगर ये चित्र आपका यहाँ पे है, तो यहाँ नहीं है, दूसरे चैप्टर में शायद हो, ये है, आप देख पा रहे हैं, ये चित्र है उनका। चित्र का नाम है जर्नीस एंड। तो इस चित्र की बात की गई है कि चित्र में मुगल और पहाड़ी शैली का प्रभाव है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम चित्रों की सीरीज को पढ़ना शुरू करेंगे तो उस समय चित्रों को बहुत ध्यान से और समझते हुए पढ़ेंगे, कौन सा चित्र किस समय आपको पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अगर पढ़ लेंगे तो गुड़गोबर हो जाएगा, तो सब नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उसी को पढ़ना है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। सब पढ़ के ज्ञानी नहीं बनना है, जितना चाहिए उतना ही खाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग थे यहाँ पे, तो उनका जो चित्र था जर्नीस एंड, तो इस चित्र में मुगल और पहाड़ी का प्रभाव देखा जाता है, याद रखिएगा, जो कि एक नवीन भारतीय शैली को जन्म देती है। इससे पता चलता है कि भारतीय शैली में पुनः लौट आई है, ये एक नवीन शैली के थ्रू लौट आई है। जैसा कि कला इतिहासकार पर्त मित्तर लिखते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इनका नाम दे दिया जाएगा पार्थ मित्तर। कहेंगे पार्थ मित्तर कौन है, तो आपको याद रखना है कि ये कला इतिहासकार हैं। कौन है? कला इतिहासकार। ये ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कि पार्थ मित्तर निम्न में से कौन है? लेखक हैं, इतिहासकार हैं, पोइट्री लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कविकार हैं, या फिल्म मेकर हैं, या प्रिंट मेकर हैं। ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो आपको लिखना है उस समय कि पार्थ मित्तर इतिहासकार हैं। तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर के छात्रों की पहली पीढ़ी भारतीय कला में गुम हुई शैली और विषय को पुनर्प्राप्त करने में लगी हुई थी। तो उन्होंने अपने कुछ लेख में लिखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के छात्रों की पहली पीढ़ी, कि उन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो पहले बैच में जो बैच के बच्चे थे, जो भी बच्चे थे उसमें जो छात्र थे, तो वो छात्रों ने क्या किया, भारतीय जो कला थी उसमें गुम हो गई। गुम मतलब उसको खोजने में इतनी विलीन हो गई कि उनको वही नजर आता था कि भारतीय चित्रकला में कैसे अध्ययन करना है, कैसे शोध करके उसको पुनर्प्राप्ति करना है, और शैली और विषय को पुनर्प्राप्त करना है। विषय और शैली जो टेक्निक से हम बनाते थे पहले मुगल पीरियड में, पहाड़ी में बनाया जाता था, उसी शैली को फिर से पुनर्प्राप्त करने में लगी हुई थी। ठीक है, उन्होंने लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, करें रविन्द्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिजेंटल आर्ट नामक एक महत्वपूर्ण पत्रिका के मुख्य कलाकार और रचनाकार थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिजेंटल आर्ट के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये एक सोसाइटी है। सोसाइटी मतलब एक आप समझ सकते हैं कि पत्रिका छापने वाली सोसाइटी है, मतलब एक कंपनी टाइप की है, एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिजेंटल आर्ट्स। तो वो क्या करती है, एक महत्वपूर्ण पत्रिका मतलब आपको मैगजीन छापती थी। तो उस मैगजीन के जो मुख्य कलाकार और रचनाकार थे, रचनाकार मतलब उसमें जो रचनाएं बनाते थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, जिससे भारतीय आधुनिक कलाकारों को अपने
भव्य इतिहास से सीखने का अवसर मिला। तो इससे क्या हुआ, मैगजीन में बहुत नए नए चित्र बनते थे, या जो पुरानी चित्र बने हैं उनको वो लोग मैगजीन में छापते थे, जिससे क्या होता था मैगजीन बाहर चली जाती थी और भारत के जो आर्टिस्ट थे उन मैगजीन को वो लोग देखते थे और समझने की कोशिश करते थे कि कैसे आर्ट में मूवमेंट्स आ रहा है, आर्ट कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसा था, यही सब है आपको याद रखना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिजेंटल के मुख्य कलाकार रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बस आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वे कला में स्वदेशी के प्रथम प्रमुख समर्थक थे। तो कौन थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको वो कह रहे हैं इस लाइन में कि यही पहले व्यक्ति थे, प्रथम प्रमुख थे, समर्थक थे, कि जिन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के निर्माण में अपना योगदान दिया। ठीक है, यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल स्कूल को आर्ट में अपना निर्माण करने के लिए, बंगाल स्कूल को जन्म देने के लिए अपना योगदान पूरा दे दिया। ठीक, बंगाल स्कूल द्वारा आधुनिक चित्रकला के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। किन्होंने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की। बंगाल स्कूल द्वारा आधुनिक, अच्छा आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना है, तो बंगाल स्कूल में जो विषय थे वो तो आपका भारतीय विषय थे, लेकिन ये भारतीय विषयों को भी भारतीय स्टाइल में आधुनिकरण के साथ उन्होंने दिखाया है, इसलिए उसको आधुनिक कहा जाता है। कि वो जो बाकी का जो हम पढ़े थे, कंपनी मंपनी और दुनियादारी, राजस्थानी पहाड़ी, ये सब इसमें तो हमने पढ़ा है, लेकिन वो आधुनिक नहीं था, इसमें आधुनिक चीज़ों का उपयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है आधुनिक, मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न एज। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बंगाल स्कूल द्वारा आधुनिक चित्रकला के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई, टैगोर द्वारा आरंभ की गई नई दिशा के फलस्वरूप आपका सत्येंद्रनाथ मजूमदार, रासलीला उनका चित्र का नाम है, ये उनके एक शिष्य रहे होंगे, शिष्य हैं सॉरी, और मोहम्मद आपका जो मोहम्मद अब्दुल रहमान जुदगई, राधिका जैसे युवा कलाकार सामने आए। तो ये उनके दो शिष्य रहे हैं। तो इन दोनों ने दो चित्र बनाए हैं, सतीश मजूमदार का जो है रासलीला, और ये रहमान जुदगई का आपको क्या बनाया है, राधिका। तो ये दो जो पेंटिंग हैं, ये दोनों नए युवा कलाकार सामने आए, ये बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा बड़ा हो जाएगा तो आपको समझने में भी कोशिश मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अगले वीडियो में या अगले टॉपिक को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में, शांति निकेतन आरंभिक आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद मतलब उस वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे। आपको कैसा लगा है और कितना समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको अगर बहुत अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इंट्रेंस एग्जाम में पूरा फोकस देके ध्यान से तैयारी करने में जुट जाइए, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप तैयारी नहीं कर रहे।